नमस्कार। ममता दी के पश्चिम बंगाल में शासन का तीसरा सत्र शुरू हो चुका है। मैं सत्र जानबूझ के कह रहा हूँ, एक सेशन ऐसा है जो, और इस सत्र में बिल्कुल उत्साह है। उत्साही सिर्फ ममता दी भी नहीं, उनकी पार्टी में, उनके कार्यकर्ताओं में। और अब उत्साह इस कदर है कि ममता दी पश्चिम बंगाल से आगे जाने की सोच रही हैं और इसके लिए बाकायदा तैयारी शुरू कर दी है। गोवा में उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है, त्रिपुरा में काम शुरू कर दिया है, और तो और उन्होंने कई अन्य पार्टियों से भी जो और नेता उनके पास आने वाले थे वो भी आना शुरू हो गए। वैसे सिलसिला पहले से चल रहा है। खासतौर से हमारे पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा जी पहले आए और फिर उसके बाद में अब बहुत सारे नेता आ गए। सुष्मिता देव है कांग्रेस से आने वाले, और कांग्रेस से आने वाले नेताओं की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। कीर्ति आजाद है और भी बहुत सारे नेता हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने तरीके से चुनाव अभियान आरंभ कर चुके हैं और खासी सरगर्मी दिख रही है उसमें। लेकिन एक बात और हुई है, वो ये है कि कांग्रेस ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है, और सक्रियता ठीक ठाक तरीके से बढ़ा दी। प्रियंका गांधी आक्रामक है और बहुत कायदे से हमले भारतीय जनता पार्टी ही नहीं अन्य पार्टियों पर भी कर रही हैं। अब इस ऐसी स्थिति में जब ममता दी ने जब अभी और 2-3 दिन पहले जब मुंबई गई और वहां पर उन्होंने जिस तरीके की बल्लेबाजी की है बयानों से, वो अद्भुत रही है। उन्होंने आड़े हाथों सीधे सबसे पहले कांग्रेस को लिया और कांग्रेस के बारे में जो कहा वो पहले कोई नहीं समझ सकता था। उन्होंने साफ कहा कि यूपीए अब खत्म है। उन्होंने साफ कहा कि राजनीति जो है वो विदेश से बैठ करके नहीं की जा सकती। और तो और फिर उसके बाद प्रशांत किशोर ने भी जो बयान दिया वो भी बिल्कुल अजीबोगरीब था। और अब आज तो ममता का जो मुखपत्र है जागो बांग्ला करके, उसमें भी कांग्रेस को डीप फ्रीजर की पार्टी बता दिया गया है। ये सब कुछ ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं जिसे साफ लगता है कि क्या विपक्ष अलग अलग रास्ते पर जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी एकला चलो, भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई और विपक्ष, मजबूत विपक्ष नहीं उभर रहा। ये सब कुछ ऐसे सवाल है जिस पर बातचीत की जरूरत है। और हमारे साथ इस समय बातचीत के लिए दो ऐसे सज्जन हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में विद्वान हैं। अश्विनी भट्टागर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने पूरी दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ और न जाने कहाँ कहाँ पत्रकारिता की है और सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी काम किया है। उन्होंने एक राजीव गांधी पर किताब भी लिखी थी अभी कुछ 1-2 साल पहले, द लोटस ईयर्स। और हमारे साथ हैं आजकल बिल्कुल घोड़े पे सवार पार्टी के जो टीएमसी है जिसे मैं कहता हूँ आमतौर पे, वो उसके तेज तर्रार प्रवक्ता मानव जायसवाल, जिन्होंने टीएमसी का जिम्मा एक तरीके से प्रवक्ता के तौर पर काफी लंबे अरसे से संभाला हुआ है। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, मानव जी और अश्विनी जी आपका। अश्विनी जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या जो वर्तमान हालत है उनको आप किस तरीके से देख रहे हैं? जो भी वर्तमान में हो रहा है और इससे पहले भी जो हुआ पिछले 2-3 साल में, उससे एक बात बहुत स्पष्ट हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक सशक्त विपक्ष उभर के आ रहा है। विपक्ष इस समय आपको बिखरा सा लगे, लेकिन अगर आप राज्य स्तर पर देखें तो भाजपा उस तरह से मजबूत नहीं हो रही है जैसे कि 2014 से लेके और 2017 के बीच में हुई थी। एक तरह से अगर उसको आप और देखें, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के, नॉर्थ ईस्ट में भी 2-3 स्टेट्स को छोड़ के बाकी जगह भाजपा को करारी हार खानी पड़ी है। एक जो कहते हैं लाज बचाने वाला था वो उत्तर प्रदेश था 2017 के चुनाव में, और उसमें सीटें मिली और योगी जी उसमें जीत के भारी बहुमत से आए। लेकिन चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, यहाँ तक कि गोवा भी देख लीजिए आप, पुडुचेरी भी देख लीजिए, और बहुत सारी स्टेट्स आप गुजरात में देखिए। गुजरात में भी जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ था तो भाजपा ने बहुत ही एक नैरो मार्जिन से और कुछ तिकड़मबाजी से सरकार बनाई थी। नेशनल लेवल पे की बात हम करते हैं, हम ऐसा लगता है कि भाजपा को कोई हरा नहीं सकता।
भाजपा को हर स्तर पे हराया जा रहा है। हाँ, मोदी को हराने में बड़ी दिक्कत आ रही है। जी। मोदी आप और कह रहे हैं भाजपा कि आप कह मोदी रहे और हैं कि भाजपा भाजपा। एक हुआ करते थे। मोदी और भाजपा एक हुआ करते थे। दोनों की जो आइडेंटिटी थी वो आपस में मिली जुली थी 2014 में। भाजपा का मतलब मोदी था। लेकिन राज्य स्तर पे समय बीतते ही जो है राज्य में ममता बनर्जी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स कलकत्ता में की गई, पश्चिम बंगाल में की गई भाजपा द्वारा, और एक दो दिन की नहीं, 1.5 साल लगातार भाजपा ने उस ममता बनर्जी को गढ़ को ढहाने की कोशिश की, भरपूर कोशिश की, हर तरह की कोशिश की। यहां तक कि वो राजनीति रह गई थी, बल नीति हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी ने एक बहुत ही पावरफुल कमबैक किया। उससे बहुत साफ हो गया। आप उड़ीसा देख लीजिए, नवीन पटनायक को हटा पाए? नहीं हटा पाए ना। हालांकि नवीन पटनायक बहुत सौम्य किस्म के व्यक्ति हैं, उन्होंने सीधा टकराव नहीं किया कभी भाजपा से या मोदी जी से, लेकिन फिर भी शासन तो गैर भाजपा सरकार का ही चल रहा है। मध्य बिल्कुल। प्रदेश देख लीजिए, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस किस तरह से उभर के आई है। आप राजस्थान देखिए, राजस्थान में भाजपा का गढ़ था ना, विजय राजे सिंधिया वहां पे थी। लेकिन पिछले 4 साल से तो अब कांग्रेस का ही एक तरह से शासन है वहां पे। तो एक तरह से अभी क्या भी है ही शासन वहाँ। ये कहना कि एक तरह। भाजपा को का विपक्ष में बिखराव है, आपने वो पूरी तरह सही नहीं है। राष्ट्र स्तर पे यूपीए की जो रेलेवेंस है एट नेशनल लेवल, वो अभी देखी जाएगी। अभी अभी जो है पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने में बहुत टाइम बाकी है। लेकिन अभी जो हमारे सामने जो चुनौती है वो जो है राज्य चुनावों की है। पिछली चुनावों की जो चुनौती थी भाजपा के सामने, वो भी राज्य चुनावों की थी। उसमें करारी शिकस्त खाई है भाजपा। आज अश्विनी। यूपी में आज यूपी अश्विनी। में जो अखिलेश यादव के समर्थन में जो एक जन समूह उमड़ रहा है, उसके कारण क्या है? आप अभी जैसे चर्चा होगी हम उसको एनालाइज करेंगे। मेरे को क्या बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव और जो गैर भाजपाई राजनीतिक दल हैं, वो उसको देख के बड़े उत्साहित हैं। जी जी। राघव जी। हाँ, आपका कहना है कि इस समय चाहे आपको देखने में विपक्ष बिखरा हुआ लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ज्यादा आपके हिसाब से खराब है। लेकिन बिखरी हुई। मानव जी, आपसे मेरा सवाल है। दीदी जिस तरीके से 2 टर्म उन्होंने पूरे किए और तीसरे टर्म में उन्होंने चरण रखा, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जिस तरह से जीत हासिल की, क्या वो दीदी की बड़ी जीत मानी जाएगी, या मतलब और लोग जो पत्रकार हैं जिस तरह बताते हैं, वो उनका कहना है कि दीदी की जीत तो निश्चित रूप से है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की हार भी नहीं है, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने काफी कुछ गेन किया। ये बात दूसरी की अपेक्षित जितना गेन था वो नहीं है, लेकिन काफी कुछ गेन किया। अब अचानक एकदम से क्या वजह आ गई है कि दीदी को सीधे कांग्रेस पर हमला करना पड़ रहा है? आपको आखिर क्या कारण दिखते हैं, मानव जी? तो पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है, और भटनागर सर को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और नमस्कार। जहां तक बात है सर, जो आपने बोला कि ये बीजेपी की वो जो जो होता है ना, स्वैश जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, एक तरीके का भाई हो गया, चलो एक चिंतन करने का विषय है कि हमने इतनी सीटें पा ली। ये एक तरह का बौखलाहट है बीजेपी की, और उनको कहीं ना कहीं अपने आप को जस्टिफाई करना है। और जहां तक बात है सर, कांग्रेस से हम नहीं लड़ रहे हैं सर, हमारी लड़ाई सीधा सीधा बीजेपी से है। और हम कांग्रेस जो है, आपको हमको पता है कि एक ऑपोजिशन में कांग्रेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि राष्ट्रीय दल की पार्टी है, बहुत सारे वोट्स हैं उनके, और लगभग 190 180 से 90 सीटों में बीजेपी से डायरेक्ट उनका टकराव है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ हो रही है कि सर, यहाँ 3 तरह की पार्टियां दिख रही हैं देश में। एक पार्टी है जो रथ यात्रा में बिलीव करती है, वो रथ यात्रा वाली पार्टी है। दूसरी हवाई पार्टी है, जो हवाई इलेक्शन कैंपेन में उतरती हैं। और एक है हमारी सर पद यात्रा वाली पार्टी। ठीक है। तो यहाँ पे सर दिखा रहा है कि जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं, वो मुखर रूप से प्रखर रूप से बीजेपी से लड़ रही हैं, और बीजेपी को परास्त भी कर रही हैं। और जहां पे सबसे दूसरी भव्य पार्टी जो है कांग्रेस, वो एज एन आर्टिफिशियल
मोड में चल रही है। अब सर देखिए, भंडारी सर ने बड़ी अच्छी बात बोली कि बीजेपी की जो 2014 था उसमें मोदी जी और बीजेपी एक थे, मोदी बीजेपी एक चलते थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बदलता गया, जैसे जैसे 2016-17 आते गए, तो हमने बहुत सारे इलेक्शन देखे हिंदी हार्टलैंड में। 4 बड़े बड़े स्टेटों में इलेक्शन हुए, जहां गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। और उनका जो रिजल्ट आया उसमें देखा गया कि कांग्रेस बहुत प्रखर रूप से सामने आई। 3 जगह में कांग्रेस की आज सरकार है। और जो चौथी सरकार जो आज नहीं है, एक साल पहले उनकी सरकार वहीं थी, लेकिन क्या वो सरकार बचा पाए? और सर वहां पे एक और इलेक्शन हुआ था गोवा का। गोवा में क्या हुआ था? गोवा में इनकी सरकार बनते बनते रह गई, ये लेट चलते हैं। मेघालय में क्या हुआ? ये लेट चलते हैं। तो सर अग्रेसिव मोड में कांग्रेस कभी दिखती नहीं है। और मुद्दे की बात जहां हम कर ले सर, आज अगर आपको प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में दिख रही हैं, तो सर 6 महीने साल भर क्या काफी है उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए? जहां भाजपा ने 2019 में इतनी प्रचंड सीटें लेके आई थी, कभी इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। 2017 में आदित्य योगीनाथ जी ने जिस तरीके से सीटें गठन करी थी उत्तर प्रदेश में, क्या साल भर का संघर्ष काफी है? या 6 महीने का संघर्ष काफी है कांग्रेस के लिए? जी नहीं। और जहां तक बात है सर अखिलेश यादव जी के जो जमीनी स्तर पे जिस तरीके से एक बहुत जन सैलाब जो उतर के आ रहा है, ठीक उसी तरीके कुछ महीने पहले बिहार में भी यही हुआ था। तेजस्वी यादव के सामने भी बड़ा जन सैलाब उतर के आ रहा था। मेरा ये मानना है, और हमने ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी देखी है, ये जन सैलाब से ज्यादा जरूरत है कि हमको बहुत सारे जो छोटे छोटे जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको जोड़ने की। और हाँ, जरूर बंगाल के इलेक्शन ने, बंगाल की जीत ने पूरे देश के विपक्ष को एक अजीब अजीब और अद्भुत सा ऊर्जा दिया है। और ये ऊर्जित तो गए, पूरे विपक्ष ऊर्जित है, हर कोई उत्साह में है। और साथ ही साथ जनता उत्साह में है कि अब कोई विकल्प आ रहा है बीजेपी का। और ये सिद्ध होता है कि बीजेपी जिस तरीके से बौखलाई हुई है, और आज कांग्रेस से ज्यादा नाम तो बीजेपी टीएमसी के लेती है। कांग्रेस से ज्यादा अत्याचार तो टीएमसी के ऊपर हो रहा है, चाहे वो अगरतला को देख लिया जाए, चाहे वो गोवा में देख लिया जाए, चाहे वो मेघालय में देख लिया जाए। और बंगाल तो सर आपको पता ही है, जिस तरीके से बीजेपी के हर षड्यंत्र को बंगाल ने सराखों पे लेते हुए, उसको दरकिनार करते हुए, एक चक्रव्यूह सेना को तोड़ते हुए हमने सरकार बनाई है। तो ये सब दिख रहा है कि बीजेपी बौखलाई हुई है हमारे पदयात्रा से। बीजेपी बौखलाई हुई है कि ये विपक्ष दिख रहा है। और निश्चित रूप से अगर कांग्रेस अपने कार्यशैली में प्रखर रूप से आएंगे और वो काम करेंगे, तो 100% वो भी विपक्ष का ही हिस्सा रहेंगे। और जहां तक यूपीए की बात है सर, यूपीए अभी नहीं है जी। मानव, आपने दो तीन विरोधाभासी बातें करी हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो 170-80, बल्कि मेरा जो मेरी गणी है 210 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस सोई हुई पार्टी है, कांग्रेस बहुत देर में रिएक्ट कर रही है, एग्रेसिव नहीं है। तो दोनों चीजें कैसे संभव है? मतलब सच्चाई भी मान रहे हैं, उससे मिल भी नहीं रहे हैं, उसको गरिया भी रहे हैं। और नहीं सर, इसमें एक और चीज आपने कही, वो ये था कि जो पद यात्रा, रथ यात्रा, और अभी उसमें आपने उल्लेख भी किया तेजस्वी यादव जिस तरीके से रथ यात्राओं से निकले थे, और उन्होंने कर पाए या नहीं कर पाए हम सब जानते हैं। वही हाल अखिलेश यादव का भी, वो भी पद यात्रा से क्या रथ यात्रा में ज्यादा अभी हाल में ही शुरू हुई है। आपका क्या मानना है इस तरह? सर जो मैंने आपको बोला कि जहां पे 190-210 की सही बात है, कांग्रेस उनके साथ डायरेक्ट है। लेकिन कांग्रेस की जो जीत है वो लगभग 80, वो लॉस जो है वो 88% है। बीजेपी लगभग 80-90% टाइम जीत जा रही है। प्रॉब्लम क्या है सर, वहाँ रीजनल जो लीडर्स हैं, रीजनल जो वहाँ के जो नेतृत्व कर रहे हैं, शायद उनका जो चेहरा नहीं दिख पा रहा है। नेशनल लेवल पे जब जनरल इलेक्शन आती है तो सारा चीज धूमिल हो जाता है कांग्रेस में। तो वो जो मेजोरिटेरियन जो फोर्स है, जो थॉट प्रोसेस है, उसको लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। तो शायद कांग्रेस उसमें नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो बीजेपी से उस समय परास्त हो जा रही है। क्योंकि कांग्रेस के पास कोई प्रधानमंत्री चेहरा नहीं है, ये उनको भी पता है, ये पूरे देश को पता है। और अगर कोई प्रधानमंत्री चेहरा नहीं है, तो नरेंद्र मोदी जी का जो चेहरा है वो बहुत ही भव्य है। और उसके विकल्प में अगर कोई दिख रहा है, कोई दिख रही है, तो वो एक ही नेत्री है, ममता बनर्जी। और सर दूसरी बात जो है कि सर अखिलेश यादव जी का जो योगदान रहा है उत्तर प्रदेश में, काफी सराहनीय है। और बहुत ही मुखर रूप से वो लड़ भी रहे हैं। हमारी मित्रता भी समाजवादी पार्टी से भी है। और हम चाहेंगे और हम विश्वास करेंगे कि वो उनको परास्त करें। और बहुत सारे परिश्रम उनको और करने होंगे, बहुत सारी समीकरण को उनको दिन प्रतिदिन, घंटे प्रति घंटे उनको उनका चयन करना होगा। और मुझे उम्मीद है अगर वो लड़ रहे हैं तो बहुत ही प्रखर रूप से लड़ेंगे।
और हो सकता है सर आपको शायद जानकारी मेरे से ज्यादा होगी कि ये इलेक्शन जितने जितने करीब आ रहे हैं और जिस तरीके से उनके 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 गठबंधन हो रहे हैं, अगर वो प्रखर रूप से गठबंधन अगर हो जाए, चाचा भतीजा भी जुड़ जाए, तो शायद बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा वहां पे भी। लेकिन हाँ, ये ऊर्जा जो पैदा हुई है सर, ये जो बिल्कुल स्रोत बिल्कुल उनको जो मिली है वो बंगाल से मिली है। बंगाल जी। ने 1857 जो ऊर्जा से लेके आज तक हमेशा हिंदुस्तान को एक अद्भुत सी स्रोत दी है। मैं मान लेता हूँ अखिलेश यादव को ऊर्जा जो है वो दीदी से मिली है और दीदी से उनका प्रेम भी रहा है। अश्विनी जी, मानव जो है वो पूरी तरीके से कांग्रेस के को नकारने पे मतलब उनका कहना है कि राहुल गांधी का नेतृत्व नहीं के बराबर, उन्होंने साफ साफ कहा है। आपने कांग्रेस को बहुत कायदे से देखा है, समझा है, और उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक में बहुत कुछ देखा है। आपने तो किताब भी लिखी है जो मैंने जिसका जिक्र किया, राजीव गांधी पे जो आपने किताब लिखी थी। आपको क्या लगता है, क्या माइनस कांग्रेस कुछ संभव है, या ये इस समय जो फटफटाहट है विपक्ष में अलग तरीके की कांग्रेस को लेकर के, कांग्रेस को सब पार्टियों का टारगेट कांग्रेस हो गई है। अखिलेश यादव ने भी आज कह दिया है कि साहब कांग्रेस तो डीप फ्रीजर में चली गई। वो भी इसलिए कहा क्योंकि प्रियंका गांधी ने उनको जातिवादी खेमेबाज वाली पार्टी और वगैरह वगैरह एक हमला किया था। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस अभी किस स्थिति में है और विपक्ष की किस भूमिका में रहने को तैयार है इतने हमला झेलने के बाद भी? आकू जी देखिए, कांग्रेस की जो विचारधारा है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो डीप फ्रीजर में नहीं है। कांग्रेस की लीडरशिप जो है वो छिन्न भिन्न हो गई है। राहुल गांधी, आप सही कह रहे हैं, राहुल गांधी इस स्थिति में नहीं है कि वो कांग्रेस को किसी भी प्रकार की एक एग्रेसिव लीडरशिप प्रोवाइड कर सके। उनके साथ ये बड़ी समस्या है, और उनकी समस्या जो व्यक्तिगत समस्या है वो कांग्रेस की समस्या होती हुई हम लोग दिख रही है। कांग्रेस जो पैरालाइज है वो एक ग्रासरूट्स लेवल पे, उसकी वजह यही है क्योंकि पिछले 10-15 साल से कांग्रेस ने अपनी ग्रासरूट्स को नर्चर नहीं किया, अपने जो लोकल लीडर्स है उनको नहीं बनाया। लेकिन ना दीदी का विकल्प है कांग्रेस का, और ना ही अरविंद केजरीवाल। आज हम दीदी को लेकर बहुत उत्साहित हैं, और बात सही भी है, दीदी ने जो काम किया है वेस्ट बंगाल में वो बहुत ही एक अजब किस्म का काम था, और बहुत ही कांग्रेस भाजपा को बड़ा करारा जवाब मिला। लेकिन आप ये भी देखिए कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने ठीक केंद्र के नाक के नीचे बैठ के कितनी बार भाजपा को हराया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह वगैरह ने अपने पूरा जोर लगा दिया। जो अरविंद केजरीवाल की राजनीति, हम लोग बहुत सारा डिसएग्री कर सकते हैं कि वो नौटंकी करते हैं, ये करते हैं, वो सब वो अलग बात है। लेकिन जो फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड है, जो रेजिस्टेंस है टू बीजेपी, वो अरविंद केजरीवाल ने इनिशियली प्रोवाइड की। ममता बनर्जी ने उसको आगे बढ़ा के एक प्रचंड रूप दिया। तो अखिलेश यादव भी ऐसा ही कर रहे हैं, उनको सपोर्ट मिल रहा है, ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन इन सब की जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय है, कहीं ना कहीं लिमिटेड है, और कहीं ना कहीं उसमें वो पैन इंडिया जो इन्फ्लुएंस जो कांग्रेस का है, कांग्रेस बहुत सारी चीजों से जुड़ी रही है लोगों के दिलो दिमाग में। तो कांग्रेस माइनस गांधी शायद रिवाइव हो सकती है। मेरा तो ये भी मानना है कि कांग्रेस जो गांधीज हैं उनको, उनके सामने भी समस्या ये आ गई है कि उनके दरवाजे पे इतना सारा डेड वुड पाइल अप हो गया है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि दरवाजा खोल के बाहर कैसे निकले। एक तरफ पूरे की पूरी एक जनरेशन है जो कि कह सकते हैं आप सोनिया गांधी और राजीव गांधी की, इंदिरा गांधी की लेगेसी जनरेशन है, जो कि अपनी तरह की राजनीति करती है, जो ड्राइंग रूम की राजनीति करती है, इन्फ्लुएंस की राजनीति करती है। दूसरी तरफ आज की जरूरत यह है कि जाके जो राजनीति की जाए वो सड़क पे की जाए, प्रदर्शन के दौरान की जाए, और लोगों की राजनीति की जाए। ये कांग्रेसी ऐसी राजनीति ना करते थे और ना आगे भी करेंगे। वो डेडवुड अपना एक प्रेशर जनरेट कर रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बड़ा एग्जाम्पल है उसका। उनको हटाया गया, किस स्थितियों में हटे वो आप आपके सामने है।
इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे कि कांग्रेस अपना काम करने की कोशिश कर रही है, कहीं सक्सेसफुल है, कहीं नहीं सक्सेसफुल है। राहुल गांधी कहीं पे सक्सेसफुल है, कहीं पे नहीं सक्सेसफुल है। इट्स ए प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन जो कि हो रहा है। आज जो ममता बनर्जी है, सुनिए, आज जो ममता बनर्जी का प्रचंड रूप देख रहे हैं, वो ममता बनर्जी आज से 15 साल पहले की नहीं है। अब ममता बनर्जी हैज इवॉल्व्ड इनटू अ लीडर जिसको कि हम अब नेशनल लेवल पे भी देख सकते हैं। पहले कौन देखता था? टीएमसी थी, अपनी थी, लेकिन आज ममता बनर्जी ने ऐसा काम करके दिखाया है। तो मेरा मानना है कि जो डेडवुड है, जो कांग्रेस का के सामने जो पुरानी जनरेशन जो पड़ी है, जो जो पॉलिटिक्स करती थी सिर्फ इन्फ्लुएंस की और पावर की, वो एक बहुत बड़ी अड़चन हो गई है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के परफॉर्मेंस में। तो एक काउंटर सवाल ये और है, अभी आप कह रहे हैं कि आपने नाम नहीं लिया, मैं नाम लिया, G23 नुमा जो लोग हैं, जो डेडवुड हैं, वो उनको क्या मतलब उनको अब रास्ते से हट जाना चाहिए, कांग्रेस को हटा देना चाहिए, या कांग्रेस को कैसे रिवाइव होगी? सवाल ये है ना, एक लाख टके का सवाल ये है कि वो कांग्रेस क्या राहुल गांधी को हटा के राहुल गांधी खुद अपने आप को हटाए तब रिवाइव होगी, या वो कांग्रेस G23 को हटा करके जो डेडवुड जिसको आप कह रहे हैं मतलब लकड़ी बेकार हो गई है, वो बिल्कुल किसी काम के लोग नहीं है, चाहे वो ऊपर के जितने भी बड़े बड़े नाम है उनको किनारे करके हो सकती है प्रियंका गांधी या राहुल फिर बदले हुए नजर आए तो बात दूसरी है, उससे हो सकती, कैसे हो सकती है, आपको क्या लगता है? उसका एक ही तरीका है जो कि हमने पंजाब में देखा, बहुत पेनफुल प्रोसेस था। अमरिंदर सिंह एक बहुत ही भले इंसान और अच्छे राजनीतिक हैं, लेकिन जो उनके साथ जिस तरह से वो गए हैं वो एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस था, और कांग्रेस को ये सर्जरी लगातार करते रहना पड़ेगा। कहाँ तक? अभी तक तो राहुल गांधी ने कड़ा दिल करके वो सर्जरी की है, और उसके रिजल्ट भी आपके सामने अगले चुनाव में नहीं तो अगले चुनाव में आ जाएंगे। एक 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 गेम लॉन्ग टर्म गेम है। देखिए आकू जी, ये बात समझ लीजिए कि चाहे ममता बनर्जी हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, उनके पास एक पैन इंडिया जो इमेज है, पैन इंडिया सोच जो है, पैन इंडिया विजन बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं जाके वो क्षेत्रवादता में ही आ जाते हैं और उसी तरह से उसमें फंस जाते हैं। कांग्रेस इज द ऑल्टरनेटिव एंड बीजेपी की जो सक्सेस है, मैं अगेन उसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को दूंगा। नरेंद्र मोदी ने 2014 से लेके आज तक जो बीजेपी की पैन इंडिया एक नेशनल सोच जो लोगों के सामने रखी है, नेशनल सोच जो रखी है, वो उसका कोई कांग्रेस उसी वजह से पूरी तरह से खत्म हुई। कोई और नहीं कर सकता था। बीजेपी एज अ पार्टी खुद नहीं कर सकती थी। मोदी और अमित शाह ने जिस तरह से पूरा कैंपेन चलाया, पैन इंडिया कैंपेन चलाया, वो अपने में गुजरात से निकल के, वो बहुत ही रीजनल लीडर्स थे, लेकिन उन्होंने अपने को बहुत जल्दी ही स्केल अप किया, नेशनल लेवल पे अपने को बनाया, एक विजन बताया, एक पूरा का पूरा एक हिंदुत्व से आप एग्री करें या ना करें, लेकिन वो नेशनल सेंटिमेंट को तो कैप्चर करता है ना। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी जो कैप्चर करती है, वो करती है हिंदू जो नेशनल सेंटिमेंट सेक्युलरिज्म का, नेशनल सेंटिमेंट फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ी हुई आइडियल्स का, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, वो जो कि बीजेपी ने इनको एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दी है कांग्रेस को पर्सनली, कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को नहीं फॉलो करके, सेक्युलरिज्म को नहीं फॉलो करके, उन्होंने जो कांग्रेस को खुद अपने आप एक काउंटर पॉइंट दे दिया है, जिसको कांग्रेस को एक्सप्लॉइट करना चाहिए और कर रही है। जी मानो अश्विनी जी मानते हैं, जैसा कि आपने सुना उनको, कि दीदी में पैन इंडिया इमेज नहीं है। दीदी के साथ में खुद भी ये रहा है कि कभी वो भाजपा के साथ रहती हैं, कभी कांग्रेस से विद्रोह करती हैं, कभी एनडीए में आ जाती हैं, कभी चली जाती हैं, कभी यूपीए में माइनस कांग्रेस वाले में रह जाती हैं, और अब जब सत्ता उनके हाथ में पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल की आ गई है, तो वो एक राष्ट्रीय छवि के लिए बेकरार हैं, गोवा जा रही हैं, त्रिपुरा जा रही हैं और आगे और भी राज्यों में जा रही हैं। आपको क्या लगता है, दीदी में पैन इंडिया इमेज है नहीं है, या ये कि जैसा कि आप कहते हैं कि दीदी विपक्षी एकता की प्रतीक है, कांग्रेस दीदी है? तो दो तीन चीजें हैं सर इसमें। आप कि पहले आपने जो बात बोली कि दीदी जो बंगाल में जो लड़ रही हैं, वो कांग्रेस के खिलाफ भी हम लड़ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ तो हम लड़ ही रहे हैं, और हम सीपीएम के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। दूसरी बात जहां आ जाती है पैन इंडिया की, तो ये जो
ममता बनर्जी ऑलरेडी यूनियन मिनिस्टर पहले भी रही हुई हैं, उन्होंने केंद्र सरकार में भी अपना काफी योगदान दिया हुआ है, और उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो हमेशा एक सोशल वेलफेयर डिसीजन ही उनका रहा है। ये पूरे देश ने देखा है। आज आपको एक सरकार है जो देश को बेचना चाहती है और सोशल वेलफेयर के नाम पे वो कर्ज लिए जा रही है, और दूसरी सरकार है जो हर वो कार्य का निर्वाह कर रही है और कोई बेच नहीं रही है। तीसरी बात यहाँ पे आ जाती है सर, जो दीदी पैन इंडिया लीडरशिप। तो सर इस इलेक्शन के बाद जब हमने देखा कि भाई कांग्रेस जिस तरीके से उन्होंने गोवा नहीं बचा पाए, जहाँ कमजोरी हुई कांग्रेस की, कांग्रेस मेघालय नहीं बचा पाए, अगरतला नहीं बचा पाए, तो इन सभी राज्यों में, हरियाणा में सर बहुत बहुत पुख्ता लड़ाई हुई, लेकिन वहां भी वो सरकार नहीं बचा पाए। और हुआ क्या कि उनके अंदरूनी तरीके से बहुत सारे जो नेतागण थे वो किसी ना किसी पार्टी में जाने के लिए तत्पर थे। उनको अपने खुद के वजूद पे चिंतन हो गया था, क्योंकि वो हाई कमांड कल्चर चलता है, जैसे सर ने बताया कि ड्राइंग रूम कल्चर चलता है, तो जहां जहां ये दबाव दे देंगे वहां दबाव दे देंगे। तो सर न्यूक्लियस से बाहर निकलना होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो इनका जो बन गया है, वहां पे वही लोग स्थायी हो गए हैं जो बहुत सारी चीजों को अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं। ये वो रोशनी को अंदर मानव जी, घुसने नहीं दे रहे हैं। सॉरी सॉरी इंटरप्ट करूंगा। जब ममता जी चुनाव लड़ने आ रही थी बीजेपी के खिलाफ, तो उनके यहाँ भी यही हुआ था कि लगातार शुभेंदु अधिकारी से लेके और हर एक टीएमसी का वर्कर जो है बीजेपी की तरफ भाग रहा था। ये बात दीगर है कि अब वो रिवर्सल हो गया, तो वो कहना चाहिए नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। आज की तारीख No, में sir. There's a stark difference. There's a stark difference. Now you have a party which has won an election. Posthumously, after winning election, lot of people are coming to this party. बहुत लोग आ रहे हैं। हमको हमारे बंगाल की समृद्ध करने के लिए हमको जो भी शक्तियों की जरूरत होगी, हम हमारे लिए उसका आगमन रहेगा। हमारा हाथ उसके लिए हमेशा खुला रहेगा। दूसरी बात है सर, हम जहाँ गोवा और मेघालय और इनकी बात हम कर रहे हैं, वहां के जो लोकल लीडरशिप है उनको उस तरीके से एंटरटेन नहीं किया जा रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ, जो कांग्रेस ने जो न्यूक्लियस अपने पास बना के रखा है और जो मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स जो उनके आसपास हैं, वो नए लोगों को, अच्छे लोगों को सामने आने नहीं दे रहे हैं। आज एक 17 सीटों वाली सरकार बन सकती थी, जो 4 सीटें वो ले सकते थे। उनके गठबंधन जिनसे आज हो रही है फॉरवर्ड ब्लॉक से, उस समय अगर हो जाती तो आज उनकी सरकार रहती। लेकिन वो सरकार क्यों नहीं रही? 4 सीटों से वो 4 कदम नहीं चल पाए। दिग्विजय सिंह साहब वहां पहुंच ही नहीं पाए या काम करके भी नहीं आ पाए। मेघालय में से सबसे बड़ी सरकार थी, पार्टी थी इनकी, सरकार नहीं बना पाए। अगरतला में वो है नहीं। रीजनल पॉलिटिक्स में कांग्रेस कहीं दिखती नहीं है। तो हाँ, जहां जहां कांग्रेस का जो वैक्यूम है, अगर उसको फिल्म करना है सर, तो हम उसके लिए तत्पर हैं, और हम चाहते हैं कि हम उसको अच्छे तरीके से मापन करके बीजेपी को धक्का दे। आज बीजेपी जिस तरीके से प्रखर रूप से, प्रचंड रूप से काम कर रही है, ईडी हो, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो, और किसी हद तक कोर्ट के जजमेंट हो, पैसे हो, बिजनेस इंस्टीट्यूशन हो, हर तरीके का मापन बीजेपी के पास है। और कांग्रेस जबकि सबसे बड़ी पार्टी है पूरे देश की, इतने सालों उन्होंने राज किया है पूरे देश में, तो क्या वो उस तरीके से क्या कमी आ गई उनमें वो कर नहीं पा रहे हैं? और अगर उनके लोग उनसे असंतुष्ट हैं और वो कुछ कोई विकल्प खोज रहे हैं, और उन्होंने ममता बनर्जी को विकल्प बनाया है, तो ऑटोमेटिकली ममता बनर्जी पैन इंडिया लीडर है, इससे उनको विकल्प बनाया जा रहा है। मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ममता बनर्जी लीडर बन जाए और अच्छा रहेगा। मैंने उससे मेरी आपकी राय अलग नहीं है, लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मतलब इतना है कि एक रीजनल लीडरशिप जो है, मैंने आपको मोदी जी का भी एग्जाम्पल दिया। अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखें तो मोदी जी का भी जो ट्रेजेक्टरी रही है, वो भी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनका भी, वो तो केंद्र मंत्री भी नहीं थे, कभी पार्लियामेंट में भी नहीं गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस तरह से अपने को एलिवेट किया और जिस तरह से उनका लर्निंग कर रहा 2009 से लेके और 2014 के बीच में, और उस तरह के, और बीजेपी की ऑलरेडी एक नेशनल पहचान थी, टीएमसी की कोई नेशनल पहचान नहीं। आप यूपी में चलिए, वहां पे देखिए कितनी पहचान है टीएमसी की, या मध्य प्रदेश में चलिए, बना रही है। तो देखिए जिस तरह से ममता बनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है उसको कोई अंडरमाइन नहीं कर रहा है, ना ही कोई क्वेश्चन कर रहा है। मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि मैं ममता बनर्जी से एग्री करता हूं कि यूपीए की अब कोई जरूरत नहीं है, यूपीए खत्म हो चुका है, इट इज अ थिंग ऑफ द पास्ट, उससे मैं एग्री करता हूं। लेकिन जो वैल्यूज हैं, जो आइडियल्स हैं, जिसके खिलाफ लगातार कुटाराघात बीजेपी ने किया है पिछले 7 साल में, वो वैल्यूज और आइडियल्स, वो ही नेशनल ऑल्टरनेटिव बन सकते हैं बीजेपी का, और कुछ नहीं बन सकता। कल अरविंद केजरीवाल,
नहीं नहीं सर, इसमें सर सिंपल सी एक नॉर्म है सर। हम देश के प्रति समर्पण जिनका है, जिस पार्टी का है, आप रीजनल पार्टी तभी तक बोलते हैं जब वो एक रीजन में ही समृद्ध रहती है। आज ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने हर वो क्षेत्र में हम जा रहे हैं, हर वो प्रांत में हम जा रहे हैं, और कम ही कदम हो हमारे हमारे कदम छोटे ही क्यों ना हो, लेकिन वो मजबूत कदम होंगे। चाहे वो हरियाणा ले लीजिए, और आपके सामने गोवा दिख रहा है, आपके सामने अगरतला दिख रहा है। अगरतला में हमने म्युनिसिपल इलेक्शन में कैंपेन करी, और इतनी घृणात्मक कैंपेनिंग के बाद भी हमको 24% वोट मिले। लगभग 90 सीटें ऐसी हैं जहां हम सेकंड लार्जेस्ट वोट शेयरिंग होल्डर्स रहे। तो ये सर दिखा रहा है। और सर मेघालय में जिस तरीके से, सर ये आपको एक थोड़ा सा सोचना होगा कि कांग्रेस के लोग, पुराने लोग कांग्रेस को क्यों छोड़ रहे हैं। आज सर T23 की मैं बात नहीं करता हूँ। आज आपको पता चलेगा सर, जम्मू एंड कश्मीर में आजाद साहब की इतनी बड़ी रैली निकली, और क्या चिंतन चल रहा है वहां पे, कौन सा बड़ा धक्का लगने वाला है कांग्रेस को। इसके लिए भी कांग्रेस को सोचना होगा। सर कांग्रेस अपना चिंतन करे, और आज हम सर देश हित में अपने आप को समर्पित कर रखे हैं। हमको पता है कि आज देश में जिस तरीके से काला बादल छाया हुआ है, जो कोहरा छाया हुआ है, ये एक पार्टी है जो हर चीज को बदलना चाहती है, चाहे वो हमारे संविधान क्यों ना हो, चाहे हमारे देश की पद्धति क्यों ना हो, चाहे हमारे देश की संस्कृति क्यों ना हो, और हम उसके खिलाफ जा रहे हैं। मानव जी, अभी बातचीत हम लोग विपक्षी एकता पे रखें, ज्यादा अच्छा रहेगा। अश्विनी, एक बात आपसे समझनी है। इस समय जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जो भिड़ंत हो रही है, जो शब्दों का वॉक्यू चला है, तो तय बात यह है, हो ही गई है कि दोनों मिलने वाले नहीं है विधानसभा चुनाव में। जिस तरीके से एग्रेसिव तरीके से प्रियंका गांधी वहां कर रही है, और अब अखिलेश यादव ने भी अपनी बल्लेबाजी शुरू कर दी है। आपको क्या लगता है, इन दोनों की भिड़ंत का असर क्या होगा अगले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के? एकदम ब्लंट बात कह रहा हूं मैं, और बिना लॉजिक बाद में दूंगा। इसका जो सीधा इम्पैक्ट होगा वो होगा, योगी आदित्यनाथ की जो सीटें हैं वो बहुत कम हो जाएंगी। वो मेजॉरिटी के मार्क तक नहीं पहुंच पाएंगे। उनको अगर सरकार बनती भी है, बीजेपी की सरकार बनेगी, अगर वो मेजॉरिटी पे के आगे नहीं पहुंच पाए योगी आदित्यनाथ, तो फिर बीजेपी की सरकार बनेगी और उसका नेता योगी आदित्यनाथ नहीं होंगे। तो जो अखिलेश यादव का जो रिवाइवल है और कांग्रेस का जो थोड़ा बहुत रिवाइवल है, उसकी सीधा इम्पैक्ट वो होगा बीजेपी पे। चाहे बीजेपी कितनी भी जोड़ तोड़ की राजनीति कर ले, उसके बाद भी जो बहुत ही सीरियस इशू है वहां पे, जो जनता के बीच में एक किसान आंदोलन तो आप जानते हैं उसका है, लेकिन उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज और पब्लिक एंगर बहुत है सरकार के खिलाफ। और वो जो इसकी उस वजह से जो उसका जो बेनिफिट मिल रहा है, वो मिल रहा है अखिलेश यादव को। दूसरी नहीं, आप बात को स्पष्ट करिए उसको। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और सपा भिड़ते रहेंगे तो भी उसका फायदा जो है वो अखिलेश यादव को ही मिलेगा, उसका फायदा योगी को नहीं मिलेगा। कैसे ये संभव? मैं ये कह रहा हूं कि उसका फायदा चाहे अखिलेश यादव को ना मिले, लेकिन उसका नुकसान योगी आदित्यनाथ को बहुत होगा। कैसे होगा? क्योंकि जो जितने भी वोट हैं, मैंने आपसे कहा, पब्लिक डिसकंटेंट अगेंस्ट योगी पर्सनली बहुत ज्यादा है। मुख्यमंत्री, चाहे कोई भी क्षेत्र ले लीजिए उत्तर प्रदेश का, वो मुख्यमंत्री से लोग खुश नहीं है, चाहे वो नौजवान वर्ग हो या किसान वर्ग हो या मजदूर वर्ग हो या आप जो बात कह रहे हैं, मुझे उसमें वो ध्वनि आ रही है जो 2019 में ध्वनि आ रही थी, कहा जा रहा था, जिसमें कि मतलब भारतीय जनता पार्टी को लेकर, नेतृत्व को लेकर के, और फिर वो एक योगी ना सही या मोदी ना सही तो नितिन गडकरी आ जाएंगे। आपको क्या इस तरीके की कोई संभावना उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है क्या? देखिए, अंत काल में क्या होता है ये तो हम नहीं भविष्यवाणी कर सकते, और कौन कहाँ जाता है। हिंदुत्व कार्ड अभी भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग कार्ड है। मथुरा का मुद्दा छेड़ ही दिया है मौर्य जी ने। तो वो सब जो एक पोलराइजेशन वाली राजनीति है वो अपनी जगह है, और उसका जो फायदा जो होता है ना, कि
एक होता है कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स आने शुरू हो जाते हैं। इकोनॉमिक्स का एक प्रिंसिपल है कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स आते हैं, एक हद तक जाती है, चढ़ाव होता है और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे कम होने लगता है उसका इम्पैक्ट। पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट कम होने लगेगा और हिंदुत्व जहां आपके पास नौकरियां नहीं है, जहां कोरोना काल में कुछ नहीं किया गया, बहुत बहुत आकू जी उसका पूरा जो एक विश्लेषण है आपके पास, आप छापते ही रहते हैं, बहुत कुछ हुआ इस दौरान जिससे कि जो मुख्यमंत्री जी की जो छवि है उस पर बहुत हद तक, अब आप छोटी छोटी बातें देखिए कि नोएडा में एयरपोर्ट का शिलान्यास हो रहा है, उसकी जो फोटो छप रही है वो चीन का एयरपोर्ट है। तो इट इज कंप्लीट कैजुअल एडमिनिस्ट्रेशन, टोटल कैजुअल है। मैं फिर कह रहा हूँ कि हम लोग फोकस क्योंकि विपक्षी एकता पे अभी कर रहे हैं उसी जी मैं एक आपको दो बातें बता दूं, सॉरी 20 सेकंड में उसको खत्म कीजिए क्योंकि वो फिर वो हाँ जी 20 सेकंड में खत्म कर रहा हूं कि जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो बहुत कम है, करीब 6-7% ही बचा है, और जो अखिलेश यादव का वोट बैंक है मुसलमानों को मिला के और यादवों को मिला के जो अर्थमेटिक है वो करीब 20-22% तक पहुंच जाता है। तो अगर सिर्फ अर्थमेटिक को देखें तो इस समय अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी जो है से कहीं आगे है, प्रियंका गांधी से कहीं आगे है, और विपक्ष का चैलेंज जो है वो अखिलेश यादव से ही है, प्रियंका गांधी से नहीं। कांग्रेस इज नॉट इन द पिक्चर अभी। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है, और क्योंकि अब वॉक युद्ध शुरू हो ही चुका है, हमले शुरू हो ही चुके हैं, और इस हमले में कौन आगे निकलता है, कौन किससे दूसरे के हमले से कौन फायदा उठा पाता है, ये वक्त बताएगा। लेकिन ये डेवलपमेंट हम आपसे लगातार आप लोगों से करते रहेंगे, उस पर चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत आभार अश्विनी जी और मानव जी, आप दोनों का धन्यवाद चर्चा में हिस्सा लिया आपने। शुक्रिया। नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए आभार आपका।